सीटेट सितंबर 2026 सीटीपी की गारंटी से सीटेट सितंबर 2026 सीडीपी गारंटी से पास सीरीज में भविष्य के शिक्षक शिक्षिकाएं और वर्तमान शिक्षक शिक्षिकाओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, और यदि आप किसी दूसरे चैनल से भी जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन होगा। तो आइए चलते हैं। आज की क्लास बड़ी मज़ेदार होने वाली है। आज का टॉपिक है आनुवंशिकता एवं वातावरण। आज का टॉपिक रहेगा आनुवंशिकता एवं वातावरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट में 2-4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। मुख्य बिंदु यहाँ पर शेयर किए जाएंगे और उसके बाद हम मुख्य बिंदु के हिसाब से यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो PYQs हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को अंत तक देखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। टॉपिक शुरुआत करते हैं। आनुवंशिकता। आनुवंशिकता से आशय है कि माता पिता से बच्चों में जो आनुवंशिक गुणों का जो हस्तांतरण होता है उसे आनुवंशिकता कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता पिता से जो बच्चों में जो आनुवंशिक गुणों का जो हस्तांतरण होता है उसे हम आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिक गुण कई तरह के होते हैं। एक शारीरिक गुण होता है और मानसिक गुण होते हैं। शारीरिक गुण में आप सभी जानते हैं कि कद, यदि बच्चे के माता पिता लंबे हैं तो ये अक्सर ये होता है 99% ये चांस होते हैं कि बच्चा जो है उसका कद भी लंबा होगा। बच्चे का जो रंग है ये भी अपने माता पिता पर डिपेंड करता है। बच्चे की जो आँखों का रंग, ये भी बच्चे के जो आँखों का रंग है वो माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है, आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है। ऐसे बालों का रंग है, ये बालों का रंग भी आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है। अफ्रीकन के जो बाल आपने देखे होंगे तो वहाँ पर घुंघराले बाल पाए जाते हैं, तो ये भी वहाँ के जो DNA का असर है वो यहाँ बालों का रंग, उनके ऊपर बालों की बनावट आनुवंशिकता पर डिपेंड करती है। एक होता है जैविक गुण। जैविक गुण में होते हैं ब्लड ग्रुप। कुछ ब्लड ग्रुप माता पिता से मिलते होते हैं और कभी कभी ब्लड ग्रुप अपने परिवार में माता पिता को छोड़ के अन्य सदस्यों से मिला होता है। ये जैविक गुण होते हैं। बीमारियां, कुछ बीमारियां नाइट ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और अदर्स, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि आनुवंशिकता से डिपेंड करती हैं और आनुवंशिकता से माता पिता से अपने बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। मानसिक गुण है बुद्धि और सीखने की गति। अक्सर ये देखने में मिलता है कि जिन बच्चों के माता पिता प्रतिभाशाली होते हैं वे बच्चे अक्सर प्रतिभाशाली पाए जाते हैं। उनका जो बुद्धि का स्तर है वो उच्च लेवल का होता है। उनके जो सीखने की जो गति है वो भी उच्च लेवल की होती है। लेकिन जिन बच्चों के माता पिता निम्न बुद्धि स्तर के होते हैं, ग्रामीण परिवेश में अशिक्षित परिवार से होते हैं, तो वहाँ उनका जो बुद्धि स्तर है वो कम पाए जाने की संभावना रहती है। सीखने की गति का स्तर वहाँ कम रहने की संभावना रहती है। तो ये जो मानसिक गुण, शारीरिक गुण, ये आनुवंशिकता पर डिपेंड करते हैं। आइए चलते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा कि पहले हम आपके साथ आनुवंशिकता और वातावरण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे और निश्चित ही आप गारंटी से पास सीरीज के लिए तैयार रहेंगे। आनुवंशिक गुण माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से पहुंचते हैं। आनुवंशिक जो गुण होते हैं माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से
प्रवेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीन में मुख्य रूप से 2 जैविक अणु होते हैं। जीन में 2 जैविक अणु होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीऑक्सी राइबो ये होता है और ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। जीन जो होता है वो डीएनए में कोडिंग के रूप में मिलता है। जीन जो होता है वो डीएनए में कोडिंग के रूप में मिलता है, जो कि आनुवंशिकता की मेन इकाई होती है। मानव जीवन की शुरुआत की यदि हम बात करें तो मानव जीवन की शुरुआत एक निषेचित अंडाणु से होती है और इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या, ये क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है वो 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं और इनके जो कुल गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 46। क्रोमोसोम्स में एक विशेष संरचना होती है जिसे जीन कहते हैं और इसी जो जीन में आनुवांशिक गुण जो है संग्रहित रहते हैं या कहें कि छुपे रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जीन द्वारा ही माता पिता एवं दादा दादी नाना नानी के आनुवांशिक गुण बच्चे में हस्तांतरित होते हैं। तो देखिए बच्चे में जो उसके आनुवांशिक गुण होते हैं उसमें 1/2 तो माता पिता से आनुवांशिक गुण ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद 1/4 होते हैं वो दादा दादी से और 1/4 नाना नानी से और शेष जो भी बचते हैं वो अपने पूर्वज जो होते हैं उनसे आनुवांशिक गुण बच्चे में हस्तांतरित होते हैं। जुड़वा बच्चे की बात करें, कई बार ये यहाँ देखिए आनुवांशिक गुण की हम बात करते हैं, कई बार ये देखने के लिए मिलता है कि माता पिता का रंग अलग होता है और बच्चे का रंग अलग हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे का जो बच्चे का जो आनुवांशिक गुण होता है कि हो सकता है वो दादा दादी से ट्रांसफर हुआ हो या हो सकता है कि वो नाना नानी से ट्रांसफर हुआ हो। तो इस तरह से बच्चे में आनुवांशिक गुण ट्रांसफर हो जाते हैं, चाहे वो कद का गुण हो, चाहे वो जो वेट का हो, चाहे वो रंग का हो, बालों का रंग, आंखों का रंग। ये बच्चे में माता पिता के साथ दादा दादी और नाना नानी से हस्तांतरित होने वाले गुण हैं। जुड़वा बच्चे की बात करते हैं। जुड़वा बच्चे एक साथ एक ही गर्भ में जन्म लेने वाले बच्चों को जुड़वा बच्चे कहते हैं। जुड़वा बच्चे 2 तरह के होते हैं। एक बच्चा होता है एकांकी जुड़वा बच्चा और दूसरे टाइप का बच्चा है भ्रातृय जुड़वा बच्चा। इस पर हम आगे बात करते हैं। एकांकी जुड़वा बच्चे का जन्म मां के एक अंडाणु के गर्भित होने के बाद, मां के एक अंडाणु के गर्भित होने के बाद कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है, ये यहाँ से ये जो एक अंडाणु जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। गर्भित अंडाणु किसी कारण से 2 स्वतंत्र भागों में विभाजित होकर के 2 बच्चों को जन्म देता है। 2 बच्चों को जन्म देता है और वो दोनों क्या होंगे, या तो वो दोनों बॉय होंगे या वो दोनों गर्ल होंगे। और ऐसे बच्चों में जो अक्सर आपने सुना होगा कि एक बच्चे जो जुड़वा जो फिल्म हो आपने देखी होगी या सुनी होगी, उसमें यदि एक बच्चे को कोई परेशानी महसूस होती है तो दूसरा बच्चा भी उसे फील करता है, या एक बच्चे के पेट में दर्द होता है तो दूसरे बच्चा भी उस पेट दर्द को फील करता है। तो ये जो होती है वो एकांकी जुड़वा बच्चों के बीच में ये संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट है भ्रातृय जुड़वा बच्चे। भ्रातृय जुड़वा बच्चे, ये बच्चे मां के 2 अंडाणु एक ही साथ पिता के 2 शुक्राणुओं से गर्भित हो जाते हैं।
2 अंडाणु होते हैं और पिता के 2 शुक्राणु से गर्भित हो जाते हैं। तो ऐसे जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके लिंग जो है अलग अलग हो सकते हैं। एक बॉय होगा तो दूसरा गर्ल होगा, और दोनों में पहले जैसी समानताएं नहीं होती हैं। ऐसे जुड़वा बच्चों की आनुवांशिकता जो समान नहीं होती है। तो ये बच्चे जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं भ्रातृय जुड़वा बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे वातावरण की। वातावरण की बात करेंगे यहाँ पर, वातावरण और आनुवांशिकता। वातावरण से आशा है कि बच्चे के जन्म के बाद, भाई आनुवांशिकता जन्म से पहले और वातावरण जन्म के बाद उसे जो कुछ बाहर से मिलता है वही वातावरण होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चा पहली बार पृथ्वी पर आता है, वहां वातावरण से उसका मिलाप होता है। जन्म के बाद जो मिली जो परवरिश होती है वो सब वातावरण के अंतर्गत आती है। वातावरण के प्रकार की यदि हम बात करें, वातावरण नंबर 1 होता है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण में माता, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी जो भी हैं परिवार में, वो सभी सदस्य पारिवारिक वातावरण में आते हैं। दूसरा होता है शैक्षिक वातावरण। वैसे तो प्रथम गुरु माता को माना गया है, और औपचारिक रूप से शैक्षिक वातावरण की हम बात करें तो वो स्कूल में देखने को मिलता है। विद्यालय का वातावरण, वहाँ की जो है दिनचर्या कहें, पाठ्यचर्या कहें, वहाँ के शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय भवन, विद्यालय का परिवेश, ये सारा जो होता है शैक्षिक वातावरण में आता है। विद्यालय की संचालित जो भी गतिविधियां होती हैं वो शैक्षिक वातावरण में आती हैं। सामाजिक वातावरण में बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसका वहाँ के पर्यावरण से साक्षात्कार होता है। बच्चा अपने को उस पर्यावरण में सामंजस्य बनाने का प्रयास करता है। बच्चे का रोना वातावरण के साथ पहली प्रतिक्रिया होती है। सामाजिक वातावरण में सबसे पहले परिवार होता है सामाजिक वातावरण में, और परिवार में जो भी सदस्य होते हैं, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, उसके साथ बच्चा सामाजिक वातावरण को महसूस करता है। वहाँ से सामाजिक भावनाओं को सीखता है, सामाजिक क्रियाओं को सीखता है। उसके बाद बच्चे का पास पड़ोस है, और पास पड़ोस के बाद उसके मित्र, नाते रिश्तेदार, जो भी रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, ये सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। आगे है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में हवा, पानी, भोजन, जलवायु और आपका घर, ये सारी बातें जो भौतिक जो वातावरण की जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं या आवश्यकताएं हैं, ये सब भौतिक वातावरण में आती हैं। तो यह हमने भौतिक वातावरण की चर्चा की। आगे चलते हैं। यहाँ कुछ परिभाषाएं आपके साथ साझा करने का प्रयास किया गया है। वैसे सीटेट में परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं। ये जो परिभाषा
यूपी टेट में या अन्य एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, लेकिन चूंकि हम ये इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो कुछ विद्वानों की परिभाषाएं जान लेना हमारे लिए बेहतर होगा। पीटरसन कहते हैं कि व्यक्ति को उसके माता पिता के द्वारा उसके पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही वंशानुक्रम है। महान मनोवैज्ञानिक पीटरसन का कहना है कि व्यक्ति को जो माता पिता से जो भी लक्षण या जो भी प्रभाव प्राप्त होते हैं वो सब वंशानुक्रम है। इधर डिंकमेयर क्या कहते हैं? डिंकमेयर का कहना है वंशानुगत कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से पाई जाती हैं। जो भी बच्चे की जब भी बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का सबसे पहले हम कहें रंग, बाल, आंखें, आंखों का रंग और जो भी दिखने वाले जो लक्षण हैं वो बच्चे में जो पाए जाते हैं वो सब उसके वंशानुगत कारक होते हैं। ये कहा इन्होंने, डिंकमेयर ने कहा है। वुडवर्थ और मार्क्विस, इनका कहना है कि वंशानुक्रम में वे सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति में जीवन आरंभ के समय उपस्थित होते हैं। जीवन आरंभ के समय जो गुण उपस्थित होते हैं वो सब वंशानुक्रम होते हैं, क्योंकि बच्चे को वो अपने माता पिता से, दादा दादी, नाना नानी और अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। जन्म के समय नहीं, वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व ये वंशानुक्रम के गुण बच्चे में उपस्थित होते हैं। तो वुडवर्थ और मार्क्विस, ये जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, और डिंकमेयर, पीटरसन, महान विद्वानों की ये कुछ परिभाषाएं हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। व्यवहारवादी हैं वाटसन साहब। वाटसन साहब ने कहा कि वातावरण के प्रभाव से एक शिशु को वकील, कलाकार, नेता आदि कुछ भी बनाया जा सकता है। वाटसन एक समाज के व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से असमान होते हैं। वाटसन साहब ने तो ये कहा कि मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे एक वकील, कलाकार, नेता आदि जो कुछ भी चाहो उसे मैं बना सकता हूँ। वाटसन साहब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उनका कहना है कि बालकों की शिक्षा में आनुवांशिकता और वातावरण, ये जो आनुवांशिकता और वातावरण का जो टॉपिक है या कहें ये बिंदु है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला ये बिंदु है। इसे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, निश्चित ही परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा। बालकों की शिक्षा में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतः या कहें अंतर क्रिया का परिणाम है। भाई बच्चा जन्म लेता है अपने आनुवांशिक गुणों के साथ। यदि उस बच्चे को बेहतर वातावरण मिलता है तो बच्चा वो बेहतर विकास करता है, लेकिन यदि उसको वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा, यदि उस बच्चे को अशिक्षा का वातावरण मिल जाए या गरीबी का वातावरण मिल जाए तो उसका जो विकास, जो उसके आनुवांशिक गुणों का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाएगा। तो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही की अंतःक्रिया का परिणाम है मानव व्यक्तित्व। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो व्यक्तित्व होता है और जो बुद्धि होती है ये आनुवांशिक गुणों के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट
PYQs। साथियों, यहाँ हमने आनुवंशिकता और वातावरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है और अब हम इम्पोर्टेंट PYQ जो पिछले गत वर्षों में पूछे गए हैं उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और आप हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने ऐसे साथी जो कि CTET की तैयारी कर रहे हैं उन मित्रों को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। क्वेश्चन 1, आनुवंशिकता को रिक्त स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। गॉड, ऑप्शन ए गॉड है। गॉड नहीं भाई, आनुवंशिकता तो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, इसे गॉड नहीं कह सकते। ऑप्शन बी क्या कहता है? गत्यात्मक। आनुवंशिकता गतिशील नहीं है, आनुवंशिकता गतिशील नहीं है। प्राथमिक की बातें करें, लेकिन ऑप्शन सी ये सही रहेगा कि आनुवंशिकता के जो गुण होते हैं वो बच्चे में स्थिर होते हैं, जन्मजात होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, प्रारंभिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? समूह गतिविधि के दौरान समाज मिति के आधार पर, समाज मिति है यहाँ पर, ये समाज, ये है समाज मिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन बी कहता है कि सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए। ऑप्शन सी कहता है कि सुबह प्रत्येक बच्चों का अभिवादन करना चाहिए। अच्छी बात है, ये भी कहानी सुनाना भी अच्छी बात है, लेकिन डी यदि हम कहें कि विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ये ऑप्शन डी इसका ये करेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव वर्ड है कि हमें विभेद नहीं करना है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में जहाँ भी टैग वर्ड यूज होंगे उन टैग वर्ड पर भी हम चर्चा करेंगे। तो निश्चित रूप से आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप हमारी क्लास में अंत तक जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? चिंतन पैटर्न, समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, ये अलग मैटर होता है। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ये अलग है। लेकिन आनुवंशिकता से सीधा सीधा संबंध होता है आंखों का रंग। जैसे माता पिता की जैसे आंखों का रंग होगा वही बच्चे की आंखों का रंग पाया जाएगा। ये आनुवंशिकता से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक करना है। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त की बात की तो ये इसका मतलब है कि क्वेश्चन का हमें नेगेटिव आंसर देना है। सभी वातावरण में कारक विकास को आकार देते हैं। तो पौष्टिक गुणवत्ता, बच्चे को पौष्टिकता का भोजन दिया जाए तो ये तो बच्चे का जो विकास करेंगे, निश्चित ये पॉजिटिव है। संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, ये भी पॉजिटिव है। शिक्षा की गुणात्मकता पॉजिटिव। शारीरिक गठन, ये वातावरण में के कारकों के विकास को के अतिरिक्त, यहां पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अतिरिक्त है, नेगेटिव। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को
क्या करना चाहिए भाई? ऑप्शन ए, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। स्थिर जहां भी आ जाए, देखिए स्थिर जब भी आ जाए तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। डी की बात करें, ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। कम गृह कार्य नहीं देना, जो क्लास के हिसाब से बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उस हिसाब से हमें गृह कार्य देना है। कम और ज्यादा का इसमें कोई मतलब नहीं बनता। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। भिन्न प्रकार से, ये जो भिन्न जो आता है ये नेगेटिव टैग वर्ड है। इसे हमें ऐसे बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि यदि भिन्न प्रकार से व्यवहार करेंगे, दया का व्यवहार करेंगे तो उसके अंदर हीनता आएगी, और उसके अलग व्यवहार करेंगे तो उसके मन में अलगाव पैदा होगा। तो हमें क्या करना है? ऑप्शन बी पे चलते हैं। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। पॉजिटिव टैग वर्ड है समान व्यवहार करना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जहां भी टैग वर्ड होंगे तो हम उन पर भी चर्चा करते चलेंगे। ध्यान से आप हमारे साथ पूरी क्लास में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन बी, बच्चों के विकास में ये यहाँ बच्चों के विकास में है, कहाँ गया? बच्चों के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक, ऑप्शन ए है कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान करते हैं। ये निश्चित नहीं है कि 50% ही योगदान किया जाए, ये जो है निश्चित नहीं है। डी की बात करें, सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं। जगत वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है? नहीं, वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी वाला ये टैग वर्ड है, ये नहीं होना चाहिए। और वैसे भी वातावरण और आनुवांशिकता दोनों ही जरूरी हैं, केवल आनुवांशिकता जरूरी नहीं है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। भाई साथियों, अभी हम मुख्य पॉइंट जो हमने बताए थे, मेन पॉइंट्स जो बात की थी, तो वहां पर हमने क्या कहा था कि आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। बी की बात करें, समवयस्कों और प्रत्येक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। उनका जो योगदान है वो योगात्मक नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल गलत बात, नेगेटिव दिया है ये। कोई प्रभाव, ये कोई जहां आ जाए ये नेगेटिव टैग वर्ड है। कोई यदि आता है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, अक्सर ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। चलो ये पॉजिटिव है, लेकिन आगे और भी देख लेते हैं। गोद लिए गए बच्चों को वही बुद्धि लब्धि अंक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो जो बच्चा गोद लिया है और उसके भाई बहनों का जो IQ है वो भी उसी का जैसा हो।
उम्मीद की जाती है, लेकिन ऐसा होने के इन्होंने कहा है कि ऐसा होता है, तो ये निश्चित नहीं है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। साथियों, हम देखते चले आ रहे हैं कि अनुभव से ही तो मस्तिष्क का विकास होता है। जैसे जैसे अनुभव बहुत बढ़ते हैं वैसे वैसे बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है। ये कह रहा है कि नहीं करता, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हम बी को देख लेते हैं। आनुवांशिक बनावट, बच्चे की जो बनावट होते हैं व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रत्युत्तर उसके परिणाम को प्रभावित करती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद किस से, ये क्या लिख गया, किस से संबंधित है, किस से संबंधित है, ये है इसका विकल्प। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो डी वातावरण एवं पालन पोषण। वातावरण अच्छी बात है, लेकिन पालन पोषण अलग। वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन जीव विज्ञान की बात की गई है। व्यवहार एवं वातावरण, व्यवहार वातावरण में ही बच्चा व्यवहार सीखता है। आनुवांशिकी एवं वातावरण, आनुवांशिकी क्या है? प्रकृति है, और वातावरण में बच्चे का पोषण होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आनुवांशिकी प्रकृति हो गई, बच्चे की क्या प्रकृति है, और वातावरण में बच्चे का पोषण होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से, विद्यालय यदि हम कोई विद्यालय है जिसमें बहुत कम प्रतिबंध मिलता है, तो वातावरण रखने तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा? तो देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनमें कभी कभी जो है सीटेट जो बोर्ड का, जो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चनों पर कई बार जो विवाद हो जाता है, और फिर बाद में जो उस पर ऑब्जेक्शन उठते हैं, तो उसमें आंसर की में उसे सही मान लिया जाता है। इसके कुछ मिलते जुलते इसके आंसर हो जाते हैं। तो हम नीचे देखते हैं कि डी, विद्यालय मेला और प्रश्नोत्तर जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय, भागीदार बनाना गतिविधियों में अलाभान्वित बच्चों को ये कम भागीदार बनाता है। अच्छा, इसको देखते हैं सी को, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों की समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंधों को बढ़ा रहा है। बी देखते हैं, लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वह लाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। तो मेरे हिसाब से देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन है ऑप्शन सी, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है। यदि वहां पर प्रतिबंध नहीं होंगे, यदि उस विद्यालय में प्रतिबंध बहुत कम होंगे, तो वंचित वर्ग का जो बच्चा आता है वो अक्सर उसमें हेजिटेशन होती है, तो किसी काम को करने से पहले वो झिझकता है। तो ऐसे वर्ग के बच्चे का वहाँ पर जीवन जो सामान्य होगा, और इन बच्चों के जो समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालयों के संबंध जो है ये प्रगाढ़ होंगे। प्रतिबंधित विद्यालय अपने अभिभावकों से जुड़ा रहेगा। तो
ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जो फर्स्ट नंबर पर तो ऑप्शन सी ये बेस्ट है इसका, लेकिन दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाना और वह लाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और नीचा न दिखाएं, ये भी इसका ऑप्शन है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसका सी रहेगा। लेकिन जब एग्जाम हुआ था तो यहाँ पर इसे बोर्ड द्वारा ए को भी माना गया था और सी को भी माना गया था। चलिए आगे चलते हैं। चार्जर लगा दो इसको। अनुसंधान से पता चलता है, क्वेश्चन 10, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में उनके स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। यहां विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? ये देखिए यहां पर एक गलत लिख गया, विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। देखिए यहाँ पर डी से हम चलते हैं, लड़कियों को गणित और विज्ञान को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना। भाई ये तो विभेदीकरण है, इसमें तो विभेदीकरण है, क्योंकि लड़कियों को हम लड़के और लड़कियों के साथ हम विभेद कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाना है। यदि ऐसा कहीं पर होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि कहीं पर होता है तो ये भी विभेदीकरण हो गया। और इन्होंने क्या पूछा है कि विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है ये पूछा है। अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक प्रवेश से आए बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षाएं, यदि जो है इस तरह की अपेक्षाएं की जाती हैं तो ये भी विभेदीकरण है। और यहाँ पे आंसर पूछा है कि विभेदीकरण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए की बात हम करें कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, इसमें विभेदीकरण की कोई बात नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई के मेथड की बात की गई है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन डी से चलें, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, हमारे आसपास का वातावरण, ये तो वातावरण हो गया, ये मूल प्रवृत्ति, ये आनुवांशिकता की बातें होती हैं, आनुवांशिकता जो बच्चे में मिलती हैं। और मूल प्रवृत्ति होती है संवेग, जो 14 संवेग जो यहाँ पर बताए गए। लेकिन यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में प्राकृतिक पोषण विवाद, तो ऑप्शन बी है जैविक विशेषताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रकृति से इनका संबंध रहता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, बच्चे इस वातावरण में सीख सकते हैं जहां बड़ा अनुशासन हो। ऑप्शन डी कहता है बड़ा अनुशासन, ज्यादा बच्चे को अनुशासित नहीं रखना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, तो इससे क्या वो सीख पाएंगे, क्योंकि मित्र ही उनके अपने जैसे होंगे। उन्हें खेलने का मौका मिले, उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिलता है, तो बच्चे इस वातावरण में बहुत अच्छा सीख सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। और यहाँ पर जो अनुभव और जो भावनाएं हैं ये पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। इनको आप जब भी क्वेश्चन का आंसर दें तो अनुभवों और भावनाओं को आपको प्राथमिकता देनी है, इनको आपको देखना है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। कड़ा अनुशासन नेगेटिव टैग वर्ड है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। नेगेटिव टैग वर्ड, अनुशासन की बात करें, कड़ा की बात करें या बड़ा की बात करें। क्वेश्चन 13, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण व घटकों की भूमिका नहीं होती, क्योंकि
प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन, ये पढ़ें, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ये बात जो है बिल्कुल सही है कि ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है विकास में। चलो और भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना प्रबल होती है। भाई आनुवांशिक संरचना प्रबल होती है ये मानते हैं, लेकिन इसके साथ भी तो वातावरण होता है, इसके साथ भी तो वातावरण होता है। तो ये जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। सी कहता है ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करते हैं। आनुवांशिक पदार्थ ही जो टैग वर्ड है ये नेगेटिव टैग वर्ड है, लेकिन आनुवांशिकता ही विकास के भविष्यवाणी करे, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। क्योंकि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों मिलकर के ही बच्चे के या व्यक्ति के विकास को निश्चित करते हैं। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। यहाँ पर ये कम योगदान करते हैं वातावरण के घटक, तो यहाँ पर केवल वातावरण की बात की गई है, यहाँ वातावरण की बात की गई है, यहाँ आनुवांशिकता की बात की गई है, यहाँ भी आनुवांशिकता की बात की गई। लेकिन ये क्या कहता है कि ये जो ऊपर जो बात दी गई है ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, किसने कहा कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? तो अभी हमने जो मेन पॉइंट्स आपके साथ कुछ विद्वानों के, कुछ मनोवैज्ञानिकों के, जो शिक्षाविदों के जो हमने जो डेफिनेशन आपके साथ साझा की थी, तो उसमें आनुवांशिकता और वातावरण के गुणनफल की बात हमने वहां पे की थी वुडवर्थ द्वारा। ये आपको याद रखना है। वुडवर्थ का फॉर्मूला कई बार परीक्षाओं में पूछने के लिए आता है, क्या सही है? तो ये वुडवर्थ ने एक फॉर्मूला दिया था कि बालक का विकास बराबर होता है आनुवंशिकता और मल्टीप्ली होता है वातावरण। ये भी कई बार परीक्षा में पूछने के लिए मिला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वुडवर्थ द्वारा कहा गया था कि बालक का विकास बराबर है आनुवंशिकता गुणा वातावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये यहाँ पर आपको रिक्त स्थान फिल करना है। जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। तो समानता अलग है। यदि जन्मजात गुणों की बात करें तो बच्चा जो है वंशानुगत रूप से जन्मजात वैयक्तिक गुणों को लेकर के पैदा होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पॉजिटिव पूछा गया है। डी से शुरुआत करते हैं। पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहले तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर केवल वर्ड जो आ जाए ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ये तो गलत होना ही है। और यदि हम इसका अर्थ समझें तो पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यहाँ पर आनुवंशिकता और पर्यावरण की बात की गई है क्वेश्चन में, है ना। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है
अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। जन्मजात विकार को दूर नहीं कर सकता भाई। जन्मजात मान लो कोई बीमारी है उसे ये पौष्टिक आहार दूर नहीं कर सकते, हाँ उनको रोकने में सहायता कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। जीन्स जो होते हैं है ना, तो ये अच्छी बात है कि जीनों का उसमें रोल होता है कि प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होने के चांस होते हैं, ये जीन पर डिपेंड करता है। लेकिन इसने कहा कि पूरी तरह निर्धारित की जाती है, ये गलत बात है, क्योंकि किसी भी बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है, या कहें कि दोनों की बराबर की भूमिका होती है, तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। बच्चा ऑप्शन ए इसे देखते हैं, विकास की कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है कि विकास के जो पहलू होते हैं वो आनुवांशिकता से भी और पर्यावरण से प्रभावित होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश अनुकूलन नहीं हो सकता? यहां पर नेगेटिव आंसर पूछा है, नेगेटिव आंसर पूछा है, तो नेगेटिव इसका हमें आंसर देना है। तो हमने अभी कहा कि जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड होंगे उनके अनुसार भी हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ऑप्शन ए देखते हैं कि विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियां, ये गतिविधियां आ जाए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, ये क्वेश्चन का आंसर देने में हमारी हेल्प करेगा। में लगे रहने के कारण अवसर ये आता है, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड होगा, तो ये ऑप्शन पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि वहाँ पर नेगेटिव में आंसर पूछा है। ऑप्शन बी कहता है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से, ये सहयोगात्मक, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, से कार्य करते हैं और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता रहा है। ये सहयोग जहाँ आता है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इसका ये भी ऑप्शन पॉजिटिव हो जाएगा। सी क्या कहते हैं कि शिक्षण प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं। शिक्षण नहीं, ये शिक्षक है यहाँ पर ये देखिए, ये पीपीटी बनाने में दिक्कत हुई है, गलतियाँ हुई हैं, ये यहाँ पर शिक्षक है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं और शिक्षण योजना बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो अनुभव है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, जहाँ भी ये अनुभव, सहयोग, अवसर आए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। और क्या पूछा इन्होंने? नेगेटिव टैग वर्ड, अनुकूलन नहीं हो सकता। डी पढ़ें, अध्यापक विशिष्ट, अब ये क्या है इसका ध्यान नहीं। अध्यापक विशिष्ट मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। बजाय जहाँ पर आए ये नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड। और यहाँ पर प्रक्रियाओं को हमें मेन में रखना है, जो भी प्रक्रिया होती हैं उनको हमें महत्वपूर्ण भूमिका में या प्राथमिकता में उन्हें हमें प्राथमिकता देनी है। तो इसलिए ये जो प्रक्रियाओं को की बजाय प्रदर्शन को ये फीडबैक दे रहे हैं, तो ये इसका ये नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव ही इन्होंने पूछा है, तो नेगेटिव के लिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो साथियों, पेपर में सॉल्व करने से पहले अक्सर बच्चे जो है नेगेटिव और पॉजिटिव जो
आंसर नेगेटिव में पूछा जाता है और पॉजिटिव में उसका आंसर दे देते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। तो इसका आपको बड़ा ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है तो हमें उसका आंसर भी नेगेटिव वाला देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, विभिन्न व्यक्ति विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। एकमात्र जहां वर्ड आ जाए, एकमात्र जहां भी ये एकमात्र वर्ड आ जाए ये नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड। परिवेशीय प्रभाव जो, तो ये गलत हो जाएगा। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। पूर्ण रूप से ये आ जाए, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। और देखो अभी यहाँ पे क्या कहा, हम अभी तक ये चर्चा करते आ रहे हैं कि केवल परिवेश नहीं, परिवेश के साथ आनुवांशिकता और परिवेश दोनों मिलकर के एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण निर्धारित करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी कहता है कि आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बेस्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों जटिल पारस्परिक क्रिया से मानव विकास को प्रभावित करते हैं। साथियों, जब हम आनुवांशिकता यदि चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हमें सिंड्रोम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक होता है डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, इसमें एक जो गुणसूत्र है वो उसमें चिपक जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 46 की जगह पर, यहाँ 46 की जगह पर क्या हो जाता है, एक जो गुणसूत्र चिपक जाता है और यहाँ पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ये होता है डाउन सिंड्रोम। 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र चिपकने के कारण ये डाउन सिंड्रोम होता है। और इससे बहुत सारी जो बीमारियां हो जाती हैं, बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, आंखें तिरछी हो जाती हैं, छोटी नाक हो जाती है और चपटा मुंह हो जाता है, छोटा कद हो जाता है और बच्चा हृदय के रोग से पीड़ित होता है। थोड़ा इसके लिए केयर की ज़रूरत है, इन्हें दवा की निगरानी रखने की ज़रूरत होती है। तो ये अपनी जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे भी अपनी पूरी लाइफ जीवित रहते हैं, लेकिन इनका जो दिनचर्या रिस्क में ही रहती है। और दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये क्या होता है? ये टर्नर सिंड्रोम जो है अक्सर महिलाओं में पाया जाता है ये। और यहाँ पर जो 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, 21वां जोड़ा गुणसूत्र में एक गुणसूत्र जो है कम हो जाता है, एक गुणसूत्र कम हो जाता है, वो भी गुणसूत्र होता है एक्स का कम हो जाता है। तो जहाँ पर 46 गुणसूत्र होने चाहिए, बच्चे के अंदर 46 गुणसूत्र होने चाहिए, वहाँ पर एक गुणसूत्र कम होने पर बच्चे में 45 गुणसूत्र रह जाते हैं। और 45 गुणसूत्र के बाद ये जो टर्नर सिंड्रोम की जो बीमारी है वो आनुवांशिक बीमारी है। इसमें भी बच्चे का छोटा कद होता है, मोटापा हो जाता है, थायराइड हो जाता है, दिल की बीमारी हो जाती है। और जो मेन जो बीमारी होती है, चूँकि महिलाओं का मामला है तो यहाँ पर इनका जो अंडाशय है वो विकसित नहीं होता, अंडाशय विकसित नहीं होता और इनके जो बीमारी है वो बांझपन की शिकायत हो जाती है, बांझपन। लेकिन यदि सही समय पर इनका जो देखरेख किया जाए और ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये अपना जो सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो ये हमें टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20,
अंतिम क्वेश्चन है। तो साथियों, यहाँ पर इस क्लास में हमने आनुवांशिकता एवं वातावरण के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर आपके साथ साझा किए हैं और निश्चित ही आप इनसे लाभान्वित होंगे। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करेंगे। क्वेश्चन 20 पर चलते हैं कि बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। ऑप्शन ए, केवल आनुवांशिकता। तो बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता से नहीं है, नेगेटिव हो जाएगा और केवल जो है ये नेगेटिव टैग वर्ड है। बी कहता है केवल वातावरण, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों का विकास विद्यालय और शिक्षा से होता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी कहता है कि आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतः क्रिया के द्वारा बच्चों का विकास होता है। तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। साथियों, आप हमारे साथ आज की क्लास में जुड़े रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।